अस्सलाम वालेकुम। अच्छा भाई, अ, आज मैं एक पास पेपर करने जा रहा हूँ। ये पास पेपर है बेसिकली जुलाई सेशन का। हाँ, ये पास पेपर है बेसिकली जुलाई सेशन का, जुलाई 2021। चलो, अपना नाम लिख दिया मैंने। बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट कराऊंगा और कोशिश कर रहा हूँ कि पूरा का पूरा पास पेपर आपको कराया जाए। ठीक है भाई, चलो। सब बच्चों को मेरी आवाज़ वगैरह क्लियर है? चैट पे बता दें, कोई मसला तो नहीं। कंप्यूटर साइंस पेपर वन थ्योरी इंस्ट्रक्शन पढ़ लें। वो कह रहे हैं सारे सवाल को अटेम्प्ट करना है, ब्लैक और डार्क ब्लू पेन से काम करना है, अपना नाम, सेंटर का नाम और कैंडिडेट नंबर वगैरह सब लिख दीजिएगा। डो नॉट यूज एनी इरेजेबल पेन और कोई भी वाइट वगैरह या रिमूवर की जरूरत नहीं है, एक्सेप्टेबल नहीं होगा। डो नॉट राइट एनी बार कोड, कोई भी ब्रांडिंग नहीं होगी, कैलकुलेटर्स अलाउड नहीं है। पेपर वन जो आपके पास है वो 75 मार्क्स का है और हर सवाल के आगे स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर मार्क्स दिए हुए होंगे। अटेम्प्ट ऑल क्वेश्चन, कोई भी चॉइस नहीं है। ये रिटर्न पेपर होता है, ये रिटर्न पेपर होगा। चलो देखें, वैसे तो आपका सिलेबस कोड है 2210। आपका सिलेबस कोड वैसे क्या है बेटा? 2210। बट जुलाई सेशन में आपके पास, जुलाई सेशन आपका होता ही नहीं है। बट मैं जो अभी आपको पास पेपर करा रहा हूँ ये जुलाई सेशन का करा रहा हूँ ताकि आपको ज्यादा से ज्यादा अच्छे तरीके से डिफरेंट वेरिएंट के सवाल कर पाए। आपका सिलेबस कोड होता है 2210। आपका सिलेबस कोड क्या है बेटा? ओ लेवल कंप्यूटर साइंस का, ओ लेवल कंप्यूटर साइंस का आपका सिलेबस कोड होता है 2210। ओ लेवल सी एस का सिलेबस कोड होता है 2210। चलो, जुलाई सेशन का पेपर करवाते हैं आपको। ठीक है भाई, चलो पहला सवाल ये रहा आपके सामने। अगर आप देखें इस सवाल के अंदर एग्जामिनर आपसे कह रहा है कुछ सेंसर के नाम लिखने। किसके नाम लिखने बेटा? सेंसर के नाम। अगर मॉनिटरिंग द फ्लो ऑफ अ लिक्विड इन अ पाइप हो रहा होगा तो सेंसर का नाम क्या है? जल्दी से बताएं कौन कौन से सेंसर आ सकते हैं। सेंसर के बहुत सारे नाम होते हैं, प्रेशर सेंसर, लाइट सेंसर, मोशन सेंसर, टेम्परेचर सेंसर, ह्यूमिडिटी सेंसर। मैंने कहा मॉनिटरिंग द फ्लो ऑफ अ लिक्विड इन अ पाइप, दैट मीन्स मैं कौन सा सेंसर लगाऊंगा बेटा? प्रेशर सेंसर भी लगा सकता हूँ पानी का प्रेशर को देखने के लिए, और मैं मोशन सेंसर भी लगा सकता हूँ कि भाई मोशन हो रहा है या नहीं हो रहा पानी का। ठीक है। सेकंड है आपके पास काउंट द नंबर ऑफ व्हीकल यूजिंग द रोड। रोड पे आपको काउंट करना है कितनी व्हीकल आ गई, कितनी व्हीकल नहीं आ गई। तो हम इसको इंफ्रारेड सेंसर भी लगा सकते हैं ना बेटा? इंफ्रारेड सही है। और प्रेशर सेंसर भी आ सकता है इसमें। प्रेशर होगा तभी तो काउंट होगा कि भाई कितनी व्हीकल हमने काउंट कर ली और कितनी व्हीकल काउंट नहीं करी। नेक्स्ट है कंट्रोलिंग द ऑटोमेटिक वाटरिंग सिस्टम। ऑटोमेटिक वाटरिंग सिस्टम का मतलब क्या है कि ग्रीन हाउस के अंदर कितने मतलब कितने टाइम बाद पानी खुद ब खुद दिए जा रहे हैं। तो बेटा याद रखना इसके लिए जो सेंसर हमारे दिमाग में सूटेबल रहेगा वो रहेगा नमी को काउंट करने वाला ह्यूमिडिटी सेंसर। कौन सा सेंसर बेटा? ह्यूमिडिटी सेंसर या मॉइस्चर सेंसर। मॉइस्चर भी एक ही होता है ना, ह्यूमिडिटी सेंसर या मॉइस्चर सेंसर। तो ये एप्लीकेशन के हिसाब से हमने सूटेबल सेंसर बता दिए और यहाँ पर एग्जामिनर ने आपको 3 आउट ऑफ 3 मार्क्स दे दिए। चलो अब आ जाए भाई, सिंपलेक्स, हाफ डुप्लेक्स, फुल डुप्लेक्स। सिंपलेक्स का मतलब वन डायरेक्शन, डुप्लेक्स का मतलब होता है टू डायरेक्शन साइमल्टेनियसली, यानी कि एक साथ जा भी सकता है और आ भी सकता है। हाफ डुप्लेक्स का मतलब होता है टू डायरेक्शन बट नॉट साइमल्टेनियसली, नॉट साइमल्टेनियसली, है ना भाई? चलिए अब यहाँ पे मुझे बताएं कौन सी एप्लीकेशन किस में आएगी, जरा देख के बताइएगा। हमने कहा डेटा कैन बी सेंड और रिसीव एट द सेम टाइम। सेम टाइम का मतलब ये तो हो गया क्या? डुप्लेक्स। ठीक है। डेटा कैन ओनली बी सेंड और रिसीव। हाँ, डेटा कैन बी सेंड और रिसीव बट नॉट एट द सेम टाइम, तो ये तो हो गया क्या? हाफ डुप्लेक्स। और ये क्या हो गया बेटा? सिंप्लेक्स। आसान है ना ये तो? चलो, तो बिल्कुल आसान हो गया। नेक्स्ट आइएगा, वो कह रहा है क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर, इसका स्क्रीनशॉट लेना तो स्क्रीनशॉट लेने बेटा, या मैं पूरी पीडीएफ आपको ग्रुप पे शेयर कर दूंगा तो कोई मसले वाली बात नहीं। आ जाए क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में वो कह रहा है व्हाट स्टेट व्हाट द आईपी रिप्रेजेंट। आईपी स्टैंड फॉर इंटरनेट प्रोटोकॉल ना, तो यहाँ पे लिख दो
आईपी स्टैंड फॉर इंटरनेट प्रोटोकॉल। चलो, द रोल ऑफ आईपी, आईपी क्या होती है? देखें, आईपी का काम होता है एक यूनिक नंबर, न्यूमेरिक नंबर असाइन करना, ताकि आप इंटरनेट पे कम्युनिकेट कर सको और इंटरनेट पे आपका एक यूनिक नाम हो, और वो नाम क्या होगा बेटा? आईपी। सही है? तो आईपी एक न्यूमेरिकल लेबल होता है। आईपी इज अ न्यूमेरिकल लेबल्ड असाइंड बाय राउटर। कौन देता है ये बेटा? देता कौन है आपको बेटा? आईपी राउटर, असाइंड बाय राउटर और आईएसपी। इसका काम क्या होता है बेटा? ये हमेशा यूनिक होगा, यूनिक एड्रेस होता है। सही है? और ये कनेक्ट करवाता है किसको बेटा? यूज एज डेस्टिनेशन, यूज एज डेस्टिनेशन एड्रेस ऑफ डिवाइस। किसी भी डिवाइस तक अगर आपको जाना है तो आपको उस डिवाइस का क्या पता होना चाहिए बेटा? आईपी। ठीक है? आईपी की दो टाइप्स होती हैं, एक होती है स्टैटिक आईपी और एक क्या होती है बेटा? डायनेमिक आईपी। स्टैटिक आईपी क्या होती है बेटा? फिक्स होती है। डायनेमिक आईपी क्या होती है बेटा? चेंज हो रही होती है। ठीक है? तो ये आपने बेटा रोल ऑफ आईपी कर लिए, और ये न्यूमेरिकल लेबल हो गया असाइंड बाय राउटर, और यूनिक एड्रेस होता है। किसी भी डिवाइस तक अगर जाना है तो आपको उसकी आईपी पता होनी चाहिए। आईपी स्टैटिक होती है, आईपी डायनेमिक भी होती है। स्टैटिक आईपी फिक्स होगी, डायनेमिक आईपी बार बार चेंज होती है। अच्छा, आईपी के दो वर्जन भी होते हैं, एक होता है आईपी वर्जन 4 और एक होता है आईपी वर्जन 6। ठीक है ना? चलो, तो क्वेश्चन 1 भी कर लिया, 2 भी कर लिया आपने, 3 भी कर लिया। आगे आइएगा, ये देखिए। अब यहाँ पर वो आपसे कह रहा है कि जब आप स्टोरेज मीडिया पढ़ते हैं तो उसमें एक स्टोरेज मीडिया आपके पास होता है मैग्नेटिक, एक होता है ऑप्टिकल और एक होता है सॉलिड स्टेट। कह रहा है कौन सा मीडिया सॉलिड स्टेट है, कौन सा ऑप्टिकल है और कौन सा क्या है। मैं आपको पहले यहाँ लेक्चर लिख देता हूँ, उसके बाद आप करिएगा। देखें, ऑप्टिकल का मतलब होता है लेंस वाला। ऑप्टिकल का मतलब क्या होगा? लेंस जिसमें होता है ना, तो लेंस वाला ऑप्टिकल मीडिया कहलाता है। लेंस वाले के अंदर सीडी आएगा, डीवीडी आएगा, ब्लूरे आएगा। सीडी आ गया, डीवीडी आ गया, ब्लूरे आ गया और डीवीडी रैम आ गया। सही? सीडी, डीवीडी और डीवीडी रैम, ये होते हैं ऑप्टिकल मीडिया। फिर होते हैं आपके पास सॉलिड स्टेट। देखिए, सॉलिड स्टेट के अंदर आपके पास दो नाम आते हैं। नंबर 1 यूएसबी, नंबर 2 एसएसडी। ठीक है? अच्छा, उसके बाद मैग्नेटिक मीडिया। देखिए, मैग्नेटिक मीडिया के अंदर आपके पास सिर्फ एक नाम आता है, और वो कहलाता है क्या? हार्ड डिस्क ड्राइव। क्या कहलाता है बेटा? हार्ड डिस्क ड्राइव। तो ये मैंने लेक्चर इसलिए लिखा ताकि जब मैं पीडीएफ शेयर करूं तो आपको पूरा लेक्चर पता होना चाहिए। सही है भाई? तो यहाँ पर आ जाए, देख लें। ऑप्टिकल मीडिया में क्या आएगा? सीडी, डीवीडी वगैरह। तो ऑप्टिकल मीडिया ये रहा। ऑप्टिकल मीडिया में, चलो इसको ऐसे, रिमूवेबल हार्ड ड्राइव। हाँ, रिमूवेबल हार्ड ड्राइव क्या है जरा सोच के बताइएगा। रिमूवेबल हार्ड ड्राइव आपके पास कौन सा मीडिया बेटा? मैग्नेटिक मीडिया। तो आपने कहा भाई ये मैग्नेटिक मीडिया है। मैंने कहा डीवीडी, डीवीडी आपने कहा सर ये तो ऑप्टिकल है ना भाई? डीवीडी क्या है? ऑप्टिकल। हार्ड डिस्क ड्राइव क्या है बेटा? मैग्नेटिक। दोबारा, ठीक। यूएसबी क्या है बेटा? सॉलिड स्टेट ड्राइव। लिखा हुआ है ना, यूएसबी इज अ सॉलिड स्टेट ड्राइव, सॉलिड स्टेट मीडिया। ठीक है? और ब्लू रे क्या है तुम्हारा आपके पास? ऑप्टिकल। ठीक हो गया? चल, कह रहा है कि रोल ऑफ रैम बता दो। रैम का क्या काम होता है? बड़ा आसान, ये तो बिल्कुल आसान पेपर आता है इन लोगों का, जुलाई वालों का। कह रहे हैं रैम का क्या काम होता है। भाई याद रखना, कंप्यूटर में हम जब भी काम कर रहे होते हैं तो जितनी भी करंट इंस्ट्रक्शन होती है ना, देखो ऐसे, ये देखो आपके पास स्क्रीन पे ये दिख रहा है आपको, ये सारी की सारी इंस्ट्रक्शन मेरी रैम में सेव है। ये सारे टास्क है, और ये सारे टास्क करेंटली इन यूज वाले किसमें स्टोर है बेटा? रैम में। रैम टेम्पररी मेमोरी होती है जिसमें डेटा टेम्पररी स्टोर होता है। तो मैंने यहाँ पर क्या दिया कि डेटा जो है ना वो टेम्पररी स्टोर होगा। स्टोर डेटा टेम्पररी
स्टोर डेटा टेम्पररी। दूसरा, वो डेटा जो करंटली एक्सेसिबल होगा वो स्टोर होगा। दैट मीन्स स्टोर पार्ट ऑफ the operating system that is currently in use, that is currently in use। that is currently in use, और currently in use को मैंने हाईलाइट कर दिया ताकि याद रखिएगा। डेटा क्या होगा बेटा? टेम्पररी स्टोर होगा। नंबर 3 आइएगा। अच्छा, ये सपोर्ट करता है मल्टीटास्किंग को, है ना भाई? इस फायदा क्या होगा? मल्टीटास्किंग होगा। इससे फायदा क्या होगा? मल्टीटास्किंग होगा। नेक्स्ट आइएगा, इससे और क्या फायदा होगा बेटा? डेटा जो है ना वो डायरेक्टली एक्सेस हो जाएगा सीपीयू से, क्योंकि सीपीयू के करीब क्या होगी बेटा? रैम। अलाउ डेटा टू बी स्टोर्ड and it is directly accessible by what? CPU। by what? CPU। सही। तो कोई भी 3 पॉइंट लिखने थे, मैंने आपको कितने पॉइंट लिखवा दिए बेटा? 4। इन 4 में से कोई भी 3 पॉइंट लिख लेना, ठीक है? चल, तो रैम आपको पता है ना, आसान चीज है। रैम के बारे में भी आपने आगे आइएगा। ये आपको लॉजिक सर्किट उसने दे दिया। इस लॉजिक सर्किट को सॉल्व करने के बाद आपको ये आंसर निकालना है, ठीक है? अब मैं आपको पूरा लॉजिक सर्किट का जब लेक्चर दूंगा वहां पर चीजों को समझिएगा, क्योंकि पास पेपर का सेशन है तो आपको खुद ही सॉल्व करना होता है, ठीक है? आप इसको खुद ही सॉल्व करें, या मैं कोई क्लास रखूंगा उसके अंदर लॉजिक सर्किट को पहले समझाऊंगा फिर सॉल्व कराऊंगा। बस यहाँ पर मैं आपको आंसर बता दूं, इसका आंसर आया है 10001। सही। अब आप लोग इसका टाइम लीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लें, इसको टाइम लेके सॉल्व करके अपने आंसर को मैच कर लीजिएगा। अगर बच्चे बताएं मुझे कहीं पे सर पास लॉजिक गेट सॉल्व करा दें तो मैं लॉजिक गेट सॉल्व करवा दूँ, ठीक है? वैसे बच्चों को लॉजिक गेट आता है ज़्यादातर बच्चों को। अब आज ये सवाल देखिए, कह रहा है कि उसने आपको एक सर्किट दे दिया। इस सर्किट को देखते हुए आपको लॉजिक स्टेटमेंट बनानी है बेटा। लॉजिक स्टेटमेंट, सर्किट को देखते हुए लॉजिक स्टेटमेंट बनानी है। स्टेटमेंट का मतलब है सवाल बनाना है। बना लोगे? चलो अब देखिए, मैं आपको बनाना सिखाऊं। देखिए इसकी सिंपल सी लॉजिक है। वो लॉजिक क्या है जरा देखना। अगर स्ट्रेट लाइन है ना, अगर क्या है बेटा? स्ट्रेट लाइन, तो आप अगर ए से स्ट्रेट लाइन निकल रही है तो आप लिखोगे ए इज 1। क्या लिखोगे? ए इज 1। और अगर ए से एक लाइन निकल रही है जिसके आगे नॉट गेट बना हुआ है तो क्या बनेगा? ए इज नॉट 1। क्या लिखूंगा मैं इसके लिए? ए इज नॉट 1। अगर ए से स्ट्रेट लाइन निकल रही है तो ए इज 1। अगर ए से नॉट गेट निकल रहा है तो क्या बनेगा? ए इज नॉट 1। याद रखिएगा ये बात, ठीक है? अगर ए से स्ट्रेट लाइन निकल रही है तो ए इज 1, और अगर ए से स्ट्रेट लाइन नहीं निकल रही तो क्या होगा? ए इज नॉट 1, ठीक है ना? चल अब आ जाए, देखो ए इज 1 और यहाँ पर भी क्या आएगा? बी इज 1। और का नाम कौन सा बेटा? अगर आपको लॉजिक गेट नहीं पढ़ा हुआ तो आपको ये समझ नहीं आ रही होगी बात, लेकिन इस गेट का नाम है एंड गेट। शक्ल देख के बचाना। इस गेट का नाम है नॉट। ये आपके पास एंड गेट, ये आपके पास और गेट, ये आपके पास एंड गेट, और ये आपके पास कौन सा गेट बेटा? और, ठीक है? तो यहाँ पर इस चीज की इक्वेशन क्या बनेगी? ए इज 1, हाँ, ए इज 1। ये चाहो तो ए इज 1 लिखो ही नहीं, आप डायरेक्ट कर दो भाई ए। सही। अब और सुनो, ए इज 1 को हम डायरेक्टली क्या लिख सकते हैं बेटा? ए। और ए इज नॉट 1 को हम क्या लिखेंगे? नॉट ए। क्या लिखूंगा इसको मैं? नॉट ए। सुन लो भाई बात। ए इज 1 को मैं शॉर्ट में ए लिख सकता हूँ ना? बिल्कुल लिख सकता हूँ। तो ए इज 1 को मैं लिखूंगा ए, और जहां पर ए इज नॉट 1 है उसको मैं लिखूंगा नॉट ए। क्या लिखूंगा बेटा? नॉट ए। क्या लिखूंगा? नॉट ए, ठीक है? तो यहाँ पे ये जो चीज है इसका आंसर क्या बनेगा? ए एंड बी। ये बनेगा ए एंड बी, सही। अच्छा, इसका
इसका आंसर क्या बनेगा, ये जो मैंने अभी हाईलाइट करा है पर्पल मार्कर से, ये इसका आंसर बनेगा नॉट बी, नहीं ये कहाँ से आ रहा है, नॉट ए, और नीचे से आ रहा है सी, क्या बनेगा, नॉट ए, इसका आंसर बनेगा नॉट ए, क्योंकि नॉट आ रहा है ना ए में, एंड सी, सी यहाँ से सी आ रहा है, सी स्ट्रेट आ रहा है, ठीक, ये इसका आंसर बन गया। अच्छा इसका आंसर क्या बनेगा, आप देखें ये वाले गेट का आंसर, ये इसका आंसर क्या बनेगा, देखिए इसका आंसर क्या बनेगा, अभी आपको बताते हैं। इसमें बेटा आपके पास बी से चीज आ रही है, तो यहाँ तो आ गया बी, और ये क्या आ रहा है बेटा सी, तो बी और सी है ना भाई, बी और सी। यहाँ पर जब आप यहाँ पर आ गए तो इसका आंसर क्या बनेगा, क्योंकि यहाँ से आप बी और सी ला रहे थे, बी और सी एंड ऊपर से कौन आ रहा है ये, अब इसका जो आंसर होगा वो सही। इसका आंसर क्या जरा देख लो भाई, इसका आंसर है ए एंड बी, और यहाँ से कौन आ रहा है बेटा, नॉट ए एंड सी। तो सबको जब मैं मिलाऊंगा एक्चुअल में, मिलाने के बाद मेरा आंसर क्या आएगा, मेरा आंसर आएगा कौन, क्या आएगा, क्या आएगा, एक ब्रैकेट दूसरा ब्रैकेट ए एंड बी, ये वाला ए एंड बी, सही, फिर आएगा बीच में इनको मिलाने वाला कौन है, और के बाद ये वाला पोर्शन, इसका आंसर क्या है तुम्हारे पास, नॉट ए एंड सी, फिर बेटा आपके पास मिड पॉइंट आएगा वो है ये एंड, ये वाला एंड यहाँ पर आएगा, अब जो मैं बनाऊंगा, आगे उसके बाद नीचे वाला बी और सी, ठीक होगी। तो ये इसका टोटल आंसर आएगा, और इसको आप अपने पास स्क्रीनशॉट में देख लीजिएगा, सही, सुकून से करिएगा, ये बिल्कुल आसान सवाल है, कोई मसले वाली बात। चलो नेक्स्ट आ जाओ भाई, वॉन न्यूमन आर्किटेक्चर। वॉन न्यूमन आर्किटेक्चर का टॉपिक सब बच्चों ने पढ़ा हुआ होगा। वॉन न्यूमन आर्किटेक्चर में हम यूज करते थे क्या, रजिस्टर। एक्सप्लेन द यूज ऑफ रजिस्टर इन वॉन न्यूमन आर्किटेक्चर। बेसिकली ये फैच एग्जीक्यूट साइकिल के स्टेप्स की बात कर रहे हैं। ये फैच एग्जीक्यूट साइकिल को, जो आपके पास 7 स्टेप्स है ना, पीसी से डेटा लोड होगा एमएआर के अंदर, फिर बेटा एड्रेस लोड होगा, एड्रेस लोड होगा एमएआर के अंदर, डेटा लोड होगा एमडीआर के अंदर, और फिर जो है वो डायरेक्टली जाके सीआईआर पे स्टोर होगा, और इस तरीके से ये सारे स्टेप्स बताने किसके बेटा, फैच एग्जीक्यूट साइकिल। ठीक है, आइए बताते हैं। सबसे पहले कि भाई रजिस्टर के बारे में बताना, तो रजिस्टर होता क्या है, रजिस्टर एक टेम्पररी मेमोरी है। रजिस्टर क्या है बेटा, एक टेम्पररी मेमोरी। तो मैंने पहला पॉइंट लिखा, रजिस्टर इज अ टेम्पररी मेमोरी, इसमें डेटा जो स्टोर होगा वो टेम्पररी होगा, परमानेंट नहीं होगा। इसका काम क्या है बेटा, टू स्टोर व्हाट, एड्रेस, टू स्टोर क्या, एड्रेस, ठीक हो गया। उसके बाद पीसी, वही स्टेप स्टार्ट कर रहा हूँ, पीसी स्टोर द एड्रेस ऑफ द नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन में, पीसी स्टोर द एड्रेस ऑफ नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन, पीसी स्टोर द एड्रेस ऑफ नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन। पॉइंट नंबर 3, पीसी के बाद एमएआर लोड करेगा क्या, एड्रेस। तो मैंने कहा एमएआर स्टोर एड्रेस of instruction to be fetched। देखें पीसी एक आपके पास रजिस्टर है, एमएआर एक रजिस्टर है। एमएआर के बाद अब क्या आएगा बेटा, एमडीआर। एमडीआर स्टोर द, एमडीआर स्टोर द डेटा, एमडीआर स्टोर द डेटा टू बी फैच। स्टोर द, जो एमएआर में स्टोर है उसी के हमने क्या करा बेटा, एमडीआर ने। उसके बाद वो कह रहा है एक्यूमुलेटर क्या करेगा। भाई एक्यूमुलेटर जो होता है ना, ए डबल सी, ये सिर्फ और सिर्फ कैलकुलेशन करता है।
स्टोर रिजल्ट ऑफ इट्स कैलकुलेशन, स्टोर रिजल्ट ऑफ कैलकुलेशन, जो भी कैलकुलेशन हो रही होगी उसको, रिजल्ट ऑफ व्हाट, कैलकुलेशन, है ना भाई। अब ये टॉपिक जिसने नहीं पढ़ा हुआ तो भाई उसको समझ नहीं आ रहा होगा। आपको पहले टॉपिक तो पढ़े हुए ना, अपने पास पेपर का सेशन है तो उसके अंदर टॉपिक पढ़ा हुआ होगा आपने। उसके बाद CIR फाइनली डेटा को स्टोर करेगा। CIR स्टोर द करंट इंस्ट्रक्शन बीइंग प्रोसेस, CIR स्टोर द करंट इंस्ट्रक्शन बीइंग प्रोसेस। सही। तो ये जो मैंने येलो कलर से कर दिए हैं ये सारे के सारे हैं क्या आपके पास, रजिस्टर है। PC is a register, MER is a register, MDR is a register, accumulator is a register, CIR is a register। ठीक है, ये सारे पॉइंट लिखेंगे तो फिर वॉन न्यूमन का आपके पास स्टेप्स बन जाएंगे। चलो, कह रहे हैं फैच एग्जीक्यूट साइकिल में कितनी बसेस इस्तेमाल होती हैं, पता है ना आपको, एड्रेस बस, डेटा बस और कंट्रोल बस। हमने कहा डेटा बस, एड्रेस बस और फिर कंट्रोल बस। एड्रेस बस, डेटा बस और कंट्रोल बस। चल, अब आ जाते हैं इस सवाल के। देखें, ये आपके पास एक सवाल आया, यहाँ तक किसी को कोई मसला तो नहीं है, चैट पे बता दें भाई। ऑल क्लियर ना? था बेटा, ये सब मैं आपको बता दूंगा। चल, यहाँ पर आए, एक इमेज है आपके पास जो स्टोर हुआ है क्या इलेक्ट्रॉनिकली। उस इमेज के अंदर आपके पास 1024 पिक्सल हाई है और इतने पिक्सल वाइड है और इतने पिक्सल ये, ठीक है। मैंने कहा सही है, इसको मैं कह देता हूँ ये पिक्सल मेरे पास क्या है, हाई ये है आपके पास रो, और ये आपके पास क्या कॉलम, नहीं हाई वाले कॉलम होते। हाई का मतलब है इतने पिक्सल हाई, तो ये होंगे रो और ये क्या होगा बेटा कॉलम। ठीक है, इसके अंदर आपके पास जो कलर टाइप है ना 32 बिट कलर टाइप, ठीक है। आपको निकालना है किलो बाइट के अंदर, ठीक है। अब साइज, इसका फॉर्मूला क्या होता है, हाउ टू कैलकुलेट द फाइल साइज। फाइल साइज निकालने का कोई ना कोई फॉर्मूला होगा ना, आइए फॉर्मूला निकाल। चलो देखिए मैं क्या करूंगा, मैं रो पिक्सल को कॉलम पिक्सल से मल्टीप्लाई, मैंने कहा फाइल साइज बराबर है, फाइल साइज बराबर है किसके, रो पिक्सल को मल्टीप्लाई करना है कॉलम पिक्सल से, रो पिक्सल को मल्टीप्लाई करना है कॉलम पिक्सल से, तो तुम्हारा जो आंसर आएगा वो किस में आएगा बेटा, 32 बिट है। चलो, तो मैंने कहा 1024 मल्टीप्लाइड बाय 100, ठीक है, 1024 मल्टीप्लाइड बाय 100, 32 बिट है यहाँ। बिट का मजा देख लो, ये जूम करके से दिखा रहा हूँ ताकि नजर आना चाहिए। 32 बिट है, फिर मैं बिट से जाऊंगा किस में बेटा, बाइट में, फिर बाइट से जाऊंगा किस में बेटा, किलो बाइट में, याद रखिएगा ये बात। 32 बिट है, बिट से जाऊंगा बाइट में और फिर बाइट से जाऊंगा किस में, किलो बाइट। चलिए, तो जो मेरा आंसर आएगा उसको मैं मल्टीप्लाई करूंगा 32 और आंसर आएगा बिट में, फिर जो भी मेरा आंसर आएगा उसको मैं डिवाइड बाय 8 कर दूंगा, जब डिवाइड बाय 8 कर दूंगा तो आंसर आएगा किसमें, बाइट में, फिर जो भी मेरा आंसर आएगा उस आंसर को मैं डिवाइड करूंगा किससे बेटा, 1024 से, तो मेरा आंसर किस में आ जाएगा, किलो बाइट। आ रही है समझ, मेरा आंसर किस में आ जाएगा, किलो बाइट में। सबको समझ आ रहा है बेटा? चलो, देखें नहीं आ रहा तो मैं यहाँ लेता हूँ। देखें, आपके पास अगर बिट में था, बिट से बाइट में जाने के लिए, बिट से बाइट में जाने के लिए, बाइट से किलो बाइट में जाने के लिए, मैंने कहा जब बिट से बाइट में जाता हूँ तो डिवाइड बाय 8 करता हूँ, और बाइट से किलो बाइट में जाता हूँ डिवाइड बाय 1024 करता हूँ, ये चीज, ठीक है ना।
बिट से बाइट में जाने के लिए डिवाइड बाय 8, क्योंकि बिट बाइट में कितने होते हैं बेटा 8 होते हैं, और बाइट से किलोबाइट में जाने के लिए कितने होते हैं बेटा 1024। ठीक है, चलो सही है भाई। तो आपका यहाँ पर इसको सॉल्व करके आंसर क्या आया बेटा, बाइट में आया। उसके बाद ये जो आपके पास होगा डिवाइड बाय 8 करूंगा बाइट हो जाएगा, और फिर जो डिवाइड बाय 1024 करूंगा किलो बाइट आ जाएगा। ठीक है, तो होगा क्या, यहाँ पर जब मैंने इसको मल्टीप्लाई किया 102400, सही है। फिर हमने क्या करा, डिवाइड बाय 8, डिवाइड बाय 8 करा तो आंसर कितना है, अभी करके देखते हैं। अच्छा अच्छा, हाँ सही। अब देखिए, इसको मल्टीप्लाई 32 भी तो करना है, मल्टीप्लाइड बाय व्हाट 32, तो डायरेक्टली आंसर लिख लेते हैं ना। आंसर लिख लेते हैं, डिवाइड बाय 8 से पहले हमारा आंसर क्या आएगा, 1024, विदाउट कैलकुलेटर करना है, 1024 मल्टीप्लाइड बाय 100 मल्टीप्लाइड बाय 32। तो आंसर आपका बहुत बड़ा आंसर आएगा, वो आएगा 3,276,800। फिर इसको जब डिवाइड बाय 8 करोगे तो तुम्हारा आंसर आएगा 409600, 409600। फिर दोबारा डिवाइड बाय 1024 करेंगे तो आंसर आएगा क्या, 400 क्यूब। क्या आंसर आएगा बेटा, 400 क्यूब। ठीक है, पहले 1024 को मल्टीप्लाई कर दिया 100 से, 100 से मल्टीप्लाई जब आपने कर दिया और फिर दोबारा मल्टीप्लाई किया 32 से, तो आंसर आ गया बिट में, बिट से बाइट में जाने के लिए डिवाइड बाय 8, और बाइट से किलोबाइट में जाने के लिए डिवाइड बाय 1024। स्क्रीनशॉट लेना इसका। चल, क्वेश्चन नंबर 8 पे आता है। वो कह रहा है कि भाई दो तरह की कंप्रेशन होती है, एक होती है लॉसी और एक होती है लॉसलेस। कह रहा है भाई लॉसलेस कंप्रेशन का आप बता दें, लॉसलेस कंप्रेशन में कैसे काम होता है, लॉसलेस कंप्रेशन कैसे रिड्यूस करेगी फाइल साइज को। मैंने कहा लॉसलेस कंप्रेशन वापसी ओरिजिनल शक्ल में आ सकती है। लॉसलेस कंप्रेशन में ज्यादा डेटा रिड्यूस नहीं होता और वापसी ओरिजिनल फॉर्म में आ सकती है। कैन पुट बैक टुगेदर टू द ओरिजिनल फॉर्म कैन रिकंस्ट्रक्ट बैक टू द ओरिजिनल फाइल, कैन रिकंस्ट्रक्ट बैक टू द ओरिजिनल फाइल। रिपीटेड पिक्सल को आइडेंटिफाई करता है और उनको क्या करेगा, उन सबको मिलाकर चीजों को कंप्रेस करेगा, बट ज्यादा कंप्रेस नहीं करता, कम कंप्रेस करता है। लॉसी कंप्रेशन ज्यादा कंप्रेस करते हैं, लॉसलेस कम करता है। तो मैंने यहाँ पे इसके लिए लिखा, बहुत अच्छे अच्छे पॉइंट है इसके लिए। तो बेटा हमने कहा लॉसलेस कंप्रेशन के फायदे बता रहे हैं, लॉसलेस कंप्रेशन के फायदे बता रहे हैं। देखिए पहला बेनिफिट क्या है बेटा, नो डेटा विल बी रिमूव, डेटा रिमूव नहीं होगा, नो डेटा विल बी, डेटा रिमूव नहीं होगा। कैन रिकंस्ट्रक्ट बैक टू द ओरिजिनल फाइल, कैन रिकंस्ट्रक्ट बैक टू ओरिजिनल फाइल। Number 3, find the redundant data। redundant data का मतलब similar data, and then index them। index का मतलब टेक्स्ट फाइल के अंदर जैसे होता है ना, and then index them। ठीक है भाई। लास्ट पॉइंट, स्टोर द कलर डिफरेंस। ठीक है, इमेज की बात हो रही है ना, स्टोर द कलर डिफरेंस बिटवीन व्हाट पिक्सल। ठीक है भाई, तो ये सब लॉस की बात है।
यहाँ तक तो कोई मसला नहीं है किसी को? चलो स्क्रीनशॉट लेने इसका। हाँ भाई, मजा आ रहा है आपको? कोई टेंशन वेंशन तो नहीं है? कोई सवाल ववाल है तो पूछना भाई मुझसे। आउटसाइडर जो बच्चे हैं, अगर कोई मसला है तो मुझसे पूछ लीजिएगा। आगे चलता हूँ, आज पूरा बात से बड़ी करके उठेंगे, ठीक है? चलें, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास आया कि भाई आपके पास कुछ टर्मिनोलॉजीज होती हैं इंटरनेट पे। एक टर्मिनोलॉजी का नाम होता है डिनायल ऑफ सर्विस अटैक, एक का नाम होता है वायरस, और एक का नाम होता है हैकिंग। ठीक है, क्योंकि 6 मार्क्स का सवाल है तो कोशिश करिएगा कि एटलीस्ट दो दो पॉइंट तो लिखें। मैं पहले डायग्राम बना के शो करूंगा, उसके बाद अंग्रेजी में लिखता हूँ। डिनायल ऑफ सर्विस अटैक होता क्या है? देखिए, जब आपका एक वेब सर्वर होता है, एक वेब सर्वर होगा, उस पर डिफरेंट क्लाइंट आके रिक्वेस्ट भेजेंगे कि भाई हमें रिस्पॉन्ड करो। ये सब उसके पास क्या आएगी बेटा? रिक्वेस्ट। लेकिन रिक्वेस्ट कितनी आती है जिनको वो रिस्पॉन्ड कर पाता है? अब करते क्या है लोग, इस सर्वर को डाउन करने के लिए, इस सर्वर को डाउन या हैंग करने के लिए इसको थाउजेंड्स ऑफ फेक रिक्वेस्ट भेजेंगे। जब थाउजेंड्स ऑफ फेक रिक्वेस्ट आएगी तो ये सर्वर क्या हो जाएगा? डाउन हो जाएगा, अनेबल टू रिस्पॉन्ड करेगा, डाउन हो जाएगा, अनेबल टू रिस्पॉन्ड हो जाएगा। This type of attack is called denial of service attack. क्या कहलाएगा? Denial of service attack. सर्वर को हैंग कर दो, सर्वर को खराब कर देना, सर्वर इज अनेबल टू रिस्पॉन्ड। दिस टाइप ऑफ अटैक इज कॉल्ड डिनाइल ऑफ सर्विस अटैक। चलो, नेक्स्ट आपके पास होता है वायरसेस। वायरसेस वो प्रोग्राम होते हैं जो अपनी कॉपी बनाते हैं। वायरसेस आर द प्रोग्राम दैट मेक्स इट्स कॉपी। दैट कॉपी करने को हम बोलेंगे रेप्लिकेट। क्या बोलेंगे बेटा? रेप्लिकेट। वायरसेस आर द प्रोग्राम दैट रेप्लिकेट्स इटसेल्फ। जब बार बार रेप्लिकेट करेंगे तो स्टोरेज भी ज्यादा घेरेंगे ना। स्टोरेज ज्यादा घेरेंगे तो चीजें क्या हो जाएंगी? खराब हो जाएंगी ना। सही है ना? चीजें एबनॉर्मल हो रही होंगी ना। तो वायरसेस एक ऐसा मैलिशियस सॉफ्टवेयर होता है जो अपने आप को रेप्लिकेट करता है, जिससे आपका पीसी भी क्या हो जाएगा? स्लो हो जाएगा। ये एक ऐसा मैलिशियस प्रोग्राम है जो अपने रेप्लिकेट करता है अपने आप को। नेक्स्ट, हैकिंग। हैकिंग में किसी और के पीसी को कोई और यूज करे विदाउट द ओनर नॉलेज, अनऑथराइज एक्सेस। ठीक है, तो ये कहलाता है क्या? हैकिंग। अब मैं आपको फॉर्मल डेफिनेशन लिखवा देता हूँ। चलो, डिनायल ऑफ सर्विस अटैक की फॉर्मल डेफिनेशन लिखें बेटा। चलो, बताएं क्या होगी डिनायल ऑफ सर्विस अटैक? लार्ज नंबर ऑफ रिक्वेस्ट sent same time पे different time पे at the same time, at the same time to the web server, जिससे आपका सर्वर क्या होगा बेटा? डाउन हो जाएगा। वेब सर्वर कैन नॉट हैंडल इट और अनेबल टू रिस्पॉन्ड हो जाएगा। सही है ना? चलो, यहाँ तक तो कोई मसला हो गई। नेक्स्ट आ जाओ भाई, वायरसेस। मैंने आपको बताया वायरसेस एक ऐसा मैलिशियस सॉफ्टवेयर होता है जो अपने आप को बार बार कॉपी बनाते हैं। बार बार कॉपी बनाने को सेल्फ रेप्लिकेट बोलूंगा। सेल्फ रेप्लिकेटिंग मैलिशियस सॉफ्टवेयर। सेल्फ रेप्लिकेटिंग मैलिशियस सॉफ्टवेयर, ये एक ऐसा प्रोग्राम है जो अपनी कॉपी बार बार बनाता है। सेल्फ रेप्लिकेटिंग मैलिशियस सॉफ्टवेयर, और जो कि आपके पीसी को क्या करेगा? डैमेज करेगा। डेटा क्या होगा बेटा? डैमेज होगा। चलो, हैकिंग के बारे में बताना बेटा, हैकिंग क्या होगा? मैंने क्या बोला था? गेनिंग एन अनऑथराइज एक्सेस
गेनिंग एन अनऑथराइज्ड एक्सेस, अनऑथराइज्ड का मतलब होता है इलीगल एक्सेस। टू CPU विदाउट ओनर नॉलेज। ठीक है, और क्योंकि हर चीज में कहा 2 पॉइंट लिखो, तो उसमें बोलना टू व्यू और डैमेज द डेटा या स्टील द डेटा, चुरा लेना। सही है, यहाँ तक तो कोई मसला नहीं। सही है भाई, चलो इसका स्क्रीनशॉट लेना है, अगर स्क्रीनशॉट लेना है तो बल्कि, और जो मेरा पास पेपर का ग्रुप बना हुआ है उस पर मैं पूरी PDF दोबारा शेयर कर दूंगा, तो आराम से देख लो। आगे आइए, चलो 2 टाइप्स की इंक्रिप्शन होती है भाई, एक होती है सिमेट्रिक और एक होती है एसिमेट्रिक। यहाँ पर वो आपसे कह रहा है कि भाई आपको एसिमेट्रिक इंक्रिप्शन के बारे में बताना है। एसिमेट्रिक इंक्रिप्शन कैसे डेटा को प्रोटेक्ट करता है। एसिमेट्रिक इंक्रिप्शन सिक्योर होता है, मैं अभी आपको बता दूं, क्योंकि इस सिमेट्रिक इंक्रिप्शन में आपके पास सिंगल की चाहिए होती है तो इनक्रिप्ट और डिक्रिप्ट डेटा, तो इनक्रिप्ट और डिक्रिप्ट द डेटा। देखें, 2 तरीके की इंक्रिप्शन होती है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ आपको। इनक्रिप्ट का मतलब होता है डेटा को मीनिंगलेस फॉर्म में करना, इनक्रिप्ट का मतलब होता है डेटा को मीनिंगलेस फॉर्म में करना। ठीक है, तो अगर कोई आपसे पूछे इंक्रिप्शन क्या होता है, आप बोलेंगे सर इंक्रिप्शन में डेटा मीनिंगफुल फॉर्म से मीनिंगलेस फॉर्म में होता है, यानी कि किसी को समझ ना आए, यानी कि किसी को समझ ना आए। मीनिंगफुल फॉर्म से मीनिंगलेस फॉर्म में होगा। और इंक्रिप्शन की 2 टाइप्स होती है, एक होती है सिमेट्रिक, एक क्या होगी बेटा सिमेट्रिक, और एक होती है क्या एसिमेट्रिक। ठीक है, अच्छा अब सिमेट्रिक और एसिमेट्रिक दोनों में क्या फर्क है भाई। सिमेट्रिक इंक्रिप्शन में एक की चाहिए है, 1 की इसमें डेट, एक की चाहिए है, और एसिमेट्रिक में 2 की चाहिए होती है, 2 इसमें डेट। सही है ना, तो सिमेट्रिक इंक्रिप्शन क्योंकि एक ही की चाहिए, इसमें 2 की का कॉम्बिनेशन चाहिए है, तो सिमेट्रिक इंक्रिप्शन लेस सिक्योर होगी बेटा, और एसिमेट्रिक इंक्रिप्शन क्या होगी भाई मोर सिक्योर होगी। ठीक है, एसिमेट्रिक इंक्रिप्शन हर जगह पे यूज हो रही है, और पहले जमाने में हम क्या यूज करते थे बेटा सिमेट्रिक। ठीक है, बट ये सवाल सिमेट्रिक का ही आया था। ठीक है, और एसिमेट्रिक में 2 की का कॉम्बिनेशन चाहिए होता है। सही है, तो इंक्रिप्शन का मतलब डेटा इंक्रिप्ट होगा, मीनिंग लेस फॉर्म में होगा। प्लेन टेक्स्ट और साइफर टेक्स्ट भी होते हैं। प्लेन टेक्स्ट वो जो समझ आता है, जो समझ नहीं आता वो साइफर टेक्स्ट होता है। चलो अब यहाँ पर सिमेट्रिक इंक्रिप्शन को डिफाइन करेंगे, आइए डिफाइन करते हैं। सिमेट्रिक इंक्रिप्शन में अभी आपने बोला डेटा क्या होता है बेटा, इंक्रिप्टेड फॉर्म में होता है, जिसको बोलते हैं स्क्रैम्बल्ड होना। तो मैंने कहा डेटा इज स्क्रैम्बल्ड। स्क्रम्बल्ड को हम ये कहते हैं कि वो इंक्रिप्टेड फॉर्म में होगा। डेटा को स्क्रम्बल्ड करूंगा ताकि किसी को समझ नहीं आए, टू मेक इट क्या मीनिंगलेस, टू मेक इट क्या मीनिंगफुल, नहीं मीनिंगफुल तो समझ आता है, टू मेक इट क्या मीनिंगलेस, ताकि किसी को समझ ना आए। डेटा स्क्रम्बल्ड होगा ताकि वो डेटा किसी को समझ नहीं आएगा। ये हो गया पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, प्लेन टेक्स्ट और साइफर टेक्स्ट की डेफिनेशन लिखो कि डेटा एन्क्रिप्ट होगा डिक्रिप्ट होगा बाय यूजिंग द सेम की एंड डिक्रिप्ट। एन्क्रिप्ट सेंडिंग एंड पे होता है, डिक्रिप्ट रिसीविंग एंड पे बाय यूजिंग की का मतलब होता है जो आपको एन्क्रिप्ट और डिक्रिप्ट कर रहा होता है, जो तरीका होता है। सही, और पॉइंट नंबर 3, की सेंड टू रिसीवर to allow data to encrypt
सही। पॉइंट नंबर 4, वैल्यूज आर सेंड टू द रिसीवर दैट आर यूज्ड टू जनरेट कीज। चलो, तो ये 4 पॉइंट आपने लिख लिए और सिमेट्रिक एन्क्रिप्शन की 4 पॉइंट से आपको 4 मार्क्स मिल जाए। ठीक है भाई, चलो, तो ये भी आपने पूरा क्वेश्चन नंबर 9 का पूरा क्वेश्चन नंबर 9 कर लिया आपने। देखिएगा, कोई मसला नहीं होना चाहिए आपको। चलो, अब आ जाए क्वेश्चन नंबर 9 पे। कह रहा है सीरियल डेटा ट्रांसमिशन का आप यूज कर रहे हैं, सीरियल डेटा ट्रांसमिशन के बेनिफिट बताएं दो। सीरियल डेटा ट्रांसमिशन बेहतर होता है लॉन्ग डिस्टेंस पे, ये बात आपको पता है। सीरियल डेटा ट्रांसमिशन ऑल्दो के स्लो होता है बट सूटेबल फॉर लॉन्ग डिस्टेंस। और पैरेलल क्या होता है बेटा, सूटेबल फॉर शॉर्ट डिस्टेंस। मैंने कहा सीरियल डेटा ट्रांसमिशन सूटेबल होता है लॉन्ग डिस्टेंस के लिए। सही, सूटेबल होता है किसके लिए, लॉन्ग डिस्टेंस के लिए। अच्छा, क्योंकि सीरियल डेटा ट्रांसमिशन में सिंगल वायर है, सिंगल वायर का मतलब चीप होगा ना। सिंगल वायर मींस it is cheap, it is cheaper। सही। एक और बेनिफिट होता है, वो होता है आपके पास क्या, मैं यहाँ लिख देता हूँ, लेस चांस ऑफ मैग्नेटिक इंटरफेरेंस। बेनिफिट नंबर 3 आपके पास लेस चांस ऑफ मैग्नेटिक इंटरफेरेंस होगा, लेस चांस ऑफ मैग्नेटिक इंटरफेरेंस होगा। लेस चांस ऑफ मैग्नेटिक इंटरफेरेंस। चलो, तो ये सीरियल आपने देख लिया भाई, सीरियल डेटा ट्रांसमिशन के ये बेनिफिट हो गए और ये बिल्कुल आसान है, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं। चलो, नेक्स्ट आ जाओ भाई। वो कह रहा है कन्वर्ट करना है इस बाइनरी वैल्यू को किस में बेटा, डेमजी। कन्वर्ट कर लो, पता है ना कैसे कन्वर्ट होता है, मुझे लगता है कि सब बच्चों को आता होगा। 1248 करके होता है ना भाई, 1 2 4 8 16 32 64। सही, तो ये आपके पास कट हो गए। इसको जब तुम ऐड करोगे 64 को, 32 को, 16 को, 4 को, 2 को और 1, सही, तो तुम्हारा आंसर आएगा 119। तुम्हारा आंसर आएगा 119। ठीक है भाई। जब आप 314 जो किसमें बेटा, डेमरी में कन्वर्ट करोगे बाइनरी में, तो 314 का बाइनरी का आंसर तुम्हारे पास सॉल्व करने के बाद 100111010। ठीक है। चलो, जब आप डेमरी नंबर को हेक्सा में कन्वर्ट करते हो, मैंने पहले भी करवाया था, डेमरी को हेक्सा में कन्वर्ट करोगे, पहले बाइनरी में करना, बाइनरी से हेक्सा में करना, आंसर आएगा 138। मैं ये अज्यूम करूँगी यार ये सब चीजें आप लोग को आती होंगी, हाँ, बाइनरी डेमरी और हेक्सा कन्वर्जन आती होगी। चलो, ये भी आपने सवाल के लिए क्वेश्चन नंबर 10 कितना रह गया, तो वही 10 हो गया। अब आ जाए 11। क्वेश्चन नंबर 11 में आपको कह रहा है बताओ फ्री वेयर और शेयर वेयर क्या होता है। मैं आपको ऐसे बता देता हूँ पहले। देखें, शेयर वेयर का मतलब होता है ट्रायल सॉफ्टवेयर। शेयर वेयर का मतलब क्या होता है भाई, ट्रायल सॉफ्टवेयर। यानी कि नेटफ्लिक्स की तरह होता है। नेटफ्लिक्स में क्या होता है, आपको वो 1 हफ्ता फ्री देता है, उसके बाद वो कहता है लाओ भाई पैसे दे दो। इट इज फ्री फॉर अ पर्टिकुलर टाइम, उसके बाद आपको पे करना पड़ता है ना। दैट्स व्हाई मैंने इसको बोला ट्रायल सॉफ्टवेयर है। इसमें कोई चेंजेस वेंजेस करने की वो नहीं देता, वो कहता है भाई आओ बस यूज करो और चले जाओ। सही। कॉपीराइट लॉ इसके अंदर होता है, कॉपीराइट लॉ इसके अंदर होगा। ठीक है भाई। और फुल वर्जन अगर चाहिए तो आपको पे करना पड़ेगा, पे फॉर फुल वर्जन। सही है ना भाई। फ्री सॉफ्टवेयर क्या हो, फ्री सॉफ्टवेयर में आप एडिट नहीं कर सकते, नॉट मॉडिफाई। फ्री सॉफ्टवेयर को आप नॉट मॉडिफाई, कोई एडिट वेडिट नहीं कर सकते।
फ्री सॉफ्टवेयर को आप बस फ्री में डाउनलोड कर सकते हो, फ्री सॉफ्टवेयर को आप फ्री में डाउनलोड कर सकते हो। फ्री सॉफ्टवेयर के अंदर कॉपीराइट लॉ होता है, फ्री सॉफ्टवेयर के अंदर कॉपीराइट लॉ होगा, और फ्री सॉफ्टवेयर में आप चीजों को सिर्फ यूज कर सकते हो। सही है, आप फ्री सॉफ्टवेयर को सिर्फ यूज कर सकते हो। और अच्छा, फ्री सॉफ्टवेयर को आप, मैंने यहाँ पे क्या लिखा, नॉट मॉडिफाई नहीं, फ्री सॉफ्टवेयर को, अच्छा फ्री सॉफ्टवेयर मैं समझा फ्री वेयर, ओके। फ्री सॉफ्टवेयर को तो आप एडिट कर सकते हो ना भाई, किसने बोला एडिट नहीं कर सकते। फ्री सॉफ्टवेयर कैन एडिट और मॉडिफाई, फ्री वेयर नहीं होता। फ्री वेयर जो होता है ना वो मॉडिफाई नहीं होता। तो फ्री सॉफ्टवेयर और फ्री वेयर में सिर्फ इतना सा फर्क है, वो भी लिख देता हूँ। जो फ्री वेयर होगा ना, जो फ्री वेयर होगा ना, उसमें सारे पॉइंट सेम होंगे, बट फ्री वेयर कैन नॉट मॉडिफाई। और फ्री सॉफ्टवेयर में कोई कॉपीराइट लॉ नहीं होगा। फ्री सॉफ्टवेयर में तो फुल आज़ादी होती है ना, फुल इंडिपेंडेंट होता है, जो करना करो। ठीक है, तो कैन नॉट, ये कैन नॉट के बजाय मैं ये कह सकता हूँ नो कॉपीराइट लॉ। फ्री वेयर में होता है कॉपीराइट लॉ, फ्री वेयर में कॉपीराइट होता है, फ्री सॉफ्टवेयर में फुल आज़ादी होती है, इंडिपेंडेंट होता है, फुल मजे करो। और नो कॉपीराइट लॉ, कोई कॉपीराइट लॉ नहीं होगा। सही, चलो अब आ जाओ, इसको आराम से पहले देख लें, फिर उसके बाद में सवाल कराते हैं, लेक्चर भी देते रहना ना मैं यहाँ पे। चलो, वो कह रहा है सब्जेक्टेड टू कॉपीराइट लॉ। मैंने कहा कॉपीराइट लॉ आपके पास शेयर वेयर में होगा, फ्री सॉफ्टवेयर में कोई कॉपीराइट लॉ नहीं होता। कैन कोड मॉडिफाई और एडिट, बिल्कुल फ्री सॉफ्टवेयर में मॉडिफाई एडिट हो सकता है। ट्रायल सॉफ्टवेयर कौन सा था, जल्दी बताओ। शेयर वेयर इज अ ट्रायल सॉफ्टवेयर, कॉपीराइट लॉ शेयर वेयर में है। मॉडिफाई और एडिट किसमें होगा बेटा, सिर्फ फ्री सॉफ्टवेयर में। फ्री सॉफ्टवेयर में फुल मर्जी है ना। स्क्रीनशॉट ले रहे हैं इसका, चल। अब इस सवाल में वही आ गया, इवन पैरिटी और ऑड पैरिटी। चलो, वो कह रहा है कि भाई ऑड पैरिटी इस्तेमाल हुई है, दैट मीन्स अगर ऑड नंबर ऑफ वंस आएंगे तो आप 0 पुट करना, वरना 1 पुट करना। ऑड का मतलब होता है 1 3 5 7 9, 1 2 3 4, 4 का मतलब ऑड नहीं है, तो क्या पुट करूंगा 1। 1 2 3 4 5 6 7, 7 का मतलब ऑड है, पुट करना है 0। पहले के अंदर नंबर ऑफ 1 को मैंने काउंट करा तो वो ऑड नहीं थे, तो मैंने 1 पुट कर दिया। दूसरे में मैंने नंबर ऑफ 1 को काउंट करा, वो ऑड थे, तो क्या पुट कर दिया, 0 पुट कर दिया। अच्छा, जब आप लेक्चर लेते थे तो आपको पता था कि ऑड पैरिटी चेक के अंदर 3 सिचुएशन ऐसी होती हैं जिसमें पैरिटी चेक मेथड फेल हो जाता है। फेलियर ऑफ पैरिटी चेक देखना था यहाँ पर, कहाँ पर पैरिटी चेक मेथड फेल होता है। फेलियर ऑफ पैरिटी चेक मेथड, फेलियर ऑफ पैरिटी चेक। भाई पैरिटी चेक का फेलियर ये है कि अगर इवन नंबर ऑफ ट्रांसमिशन है, इवन नंबर ऑफ बिट्स में आपको वो एरर को डिटेक्ट नहीं कर पाता। 3 4 है, मैं आपको एक ही लिख के दिखाता हूँ। इवन नंबर ऑफ बिट्स हैव चेंज, अगर इवन नंबर ऑफ बिट्स हैं, सही, अगर इवन नंबर ऑफ बिट्स हैं, अगर इवन नंबर ऑफ बिट्स हैं, तो पैरिटी चेक मेथड वुड नॉट डिटेक्ट द इनकरेक्ट बिट। सही। अब आप बोलोगे सर ऐसा कैसे, भाई जिन बच्चों ने लेक्चर लिया हुआ, देखो सारी चीजें तो 5 रुपए के सेशन में पूरा पूरा लेक्चर पूरे साल का, तो वो मैं वर्कशॉप वगैरह में 10 तारीख को, 10 मई में ना, 10 मई को जो वर्कशॉप है मेरी बहरी यूनिवर्सिटी ऑडिटोरियम में, उसमें आपको सब चीजें करवाऊंगा। अभी जो मेरे अपने बच्चे हैं उनको तो समझ आ रहा होगा कंफर्म, सही, जो आउटसाइडर है उनकी बात कर।
फेलियर ऑफ पैरिटी चेक के अंदर अगर आपके पास इवन नंबर ऑफ बिट्स है उसमें पैरिटी चेक मेथड वुड नॉट डिटेक्ट द इनकरेक्ट बिट। चलो ये सवाल आपके पास आया, इसको बोलते हैं पैरिटी ब्लॉक मेथड। यहाँ पर आपको नंबर ऑफ वन काउंट करने हैं, नंबर ऑफ वन काउंट करके जो ऑड नहीं होगा उसमें आपको एरर निकाल के देना है। सही है, तो हमने कहा जब मैंने काउंट करा ऑड 1 2 3, ये है 3, 1 2 3 4 5 6 7 7 1 2 3, ये कितना हो गया 3। अभी तक तो सब सही चल रहा है ना। बाइट 5 में मसला है, बाइट 5 के ये नंबर वन जो है वो ऑड नहीं है। क्यों? काउंट कर लो, 1 2 3 4, 4 है ना, 4 का मतलब ये ऑड नहीं है, ये तो इवन है। तो बाइट 5 में मसला आ गया, बाइट 5 को मैंने हाईलाइट कर लिया। ठीक है भाई। अच्छा, सवाल में लिखा हुआ था ऑड होना चाहिए पैरिटी। क्या होना चाहिए बेटा? ऑड होना चाहिए। तो पहला वाला ऑड था, पहली रो ऑड थी, दूसरी रो ऑड थी, तीसरी रो ऑड थी, चौथी रो ऑड थी। तो ऑड को थोड़ी, जो ऑड नहीं होगा, ऑड कौन नहीं है बेटा? बाइट 5। अब इसी तरीके से मैं कॉलम को काउंट करूंगा। आइए कॉलम को काउंट करते हैं। चलो 1 2 3 4 5, 5 है भाई। सेकंड बाइट 7 को काउंट करा, बिट 7 को। आइए इसको करते हैं। एक, देखिए 1 2 3 4 5, ये भी 5 है। 1 2 3, ये कितने बेटा? 3। 1 2 3 4 5, कितने बेटा? 5। ये कितने? 1 2 3 4 5 6 7, 7 बिल्कुल सही है, सब और चलना है। 1 2 3 4, ये आ गई करता है ना। ये आपका मसला आ गया और इस मसले का नाम है आपके पास बिट 3। देखें बिट 3 आपकी ऑड नहीं है, इवन है। तो इसका जो इंटरसेक्शन पॉइंट है ना, वो इंटरसेक्शन पॉइंट होगा इनकरेक्ट। इंटरसेक्शन पॉइंट क्या होगा? इनकरेक्ट। ठीक है, अब आपने निकाल लिया बिट 3 गलत है, तो यहाँ पर ये, यहाँ पर क्या आएगा? बिट 3। और कॉलम का नाम क्या आपके पास? बाइट 5। बाइट 5 ये आ गया। सही, बाइट 5 और बिट 3 ये गलत है। खत्म हो गई। चलो क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 13। हमें बच्चों करवाऊं ना? और सही है ना सर? करवाऊं ना? चलो चल आज ये पूरा पेपर ही कर लेते हैं। नेक्स्ट आएगा, आपके पास लिखा हुआ है व्हाई एन ऑटोमेटिक डोर दैट यूजेस सिंपल सेंसर एंड माइक्रो प्रोसेसर सिस्टम इज लाइकली टू हैव एन ऑपरेटिंग सिस्टम। अच्छा, अनलाइकली टू हैव एन ऑपरेटिंग सिस्टम। अनलाइकली का मतलब है कि उनको जरूरत नहीं होती किसकी बेटा? ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑटोमेटिक डोर जिसमें सेंसर होता है और माइक्रो प्रोसेसर का काम होता है, उसमें क्यों वो ऑपरेटिंग सिस्टम डालने की जरूरत नहीं पड़ती? ये पूछ रहा था आपसे। याद रखना, ऑपरेटिंग सिस्टम हमेशा उसके लिए चाहिए होती है जिसके अंदर आपको मल्टीटास्क करवाना होता है, जिसके अंदर आपको मल्टीटास्किंग करनी होती है। जैसे मेरा आईपैड, मेरे आईपैड में मल्टीटास्किंग करनी है, तो मल्टीटास्किंग के लिए ऑपरेटिंग सिस्टम चाहिए। हर वो डिवाइस जिसमें सिंगल टास्क होगा उसमें नो नीड फॉर ऑपरेटिंग सिस्टम होगा। सही, तो आइए ये वाला पॉइंट देखते हैं कि भाई नो नीड फॉर मल्टीटास्किंग। सही, और इसको हम बोलते हैं सिंगल पर्पस। चलो दूसरा पॉइंट, 4 पॉइंट लिखेंगे। नो रिक्वायरमेंट टू रन सॉफ्टवेयर। भाई सॉफ्टवेयर अपवेयर की जरूरत तो है नहीं ना, तो भी हम क्यों डालें भाई? हमारा काम तो हो रहा है। नो रिक्वायर्ड फॉर सॉफ्टवेयर। और क्या पॉइंट होगा तेरा बताना? लिमिटेड नंबर ऑफ मैनेजमेंट चाहिए, लिमिटेड प्रोसेसर मैनेजमेंट चाहिए, और नो नीड फॉर एनी यूजर इंटरफेस। है ना, ऑपरेटिंग सिस्टम में तो इंटरफेस होता है ना। नो नीड फॉर इंटरफेस। और क्या बोलेंगे?
कोई रियल टाइम प्रोसेसिंग तो है ही नहीं। रियल टाइम प्रोसेसिंग को क्या बोलते हैं हम? बैच प्रोसेसिंग। नो नीड फॉर बैच प्रोसेसिंग। बैच का मतलब होता है रियल टाइम। अच्छा, और कोई फाइल मैनेजमेंट वगैरह का भी काम नहीं है तो ऑपरेटिंग सिस्टम डालने की जरूरत नहीं है। नो नीड फॉर फाइल मैनेजमेंट। है ना? तो आपने एक, दो, तीन, चार और पांच, पांच पॉइंट कर दिए तो इंशाल्लाह आपको 4 मार्क्स तो मिल ही जाएंगे। सवाल ये था कि ऑटोमेटिक डोर सिस्टम के अंदर आप सिंपल सेंसर इस्तेमाल करते हैं और माइक्रो प्रोसेसर सिस्टम इस्तेमाल करते हैं, आप ऑपरेटिंग सिस्टम क्यों इस्तेमाल नहीं करते? तो मैंने कहा भाई ऑपरेटिंग सिस्टम हमेशा उस चीज में चाहिए होती है जिसमें मल्टीटास्किंग होती है। इन दिस सिनेरियो वी हैव ओनली वन टास्क, तो एक सिंगल पर्पस के लिए कभी भी ऑपरेटिंग सिस्टम डालना सही सोल्यूशन नहीं है। ना इसमें कोई हमें सॉफ्टवेयर चलाना है, ना इसमें कोई हमें इंटरफेस चाहिए, ना इसमें कोई बैच रियल टाइम प्रोसेसिंग करनी है, ना इसमें कोई हमें फाइल मैनेजमेंट करनी है। दैट्स वाई हम ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल नहीं करेंगे। चलो, क्वेश्चन नंबर 14 और 15 करा के आपकी क्लास को एंड करेंगे। ये जुलाई का आपका पेपर है, जुलाई 2021 का। चलो, प्रॉक्सी सर्वर क्या होता है? प्रॉक्सी सर्वर आपके पास किसी भी वेबसाइट तक जाने का इनडायरेक्ट तरीका है। कौन सा तरीका बेटा? इनडायरेक्ट। तो प्रॉक्सी के 3 फंक्शन बताने हैं आपको। सही है, मैंने कहा भाई प्रॉक्सी सिमिलर होता है किसके बेटा? फायरवॉल के। सही, और रीडायरेक्ट करेगा आपके डेटा को। तो एक्ट प्रॉक्सी एक्ट लाइक अ फायरवॉल, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एक्ट्स एज अ फायरवॉल। प्रॉक्सी हमेशा एक्ट करता है कैसे बेटा? फायरवॉल से। किसी भी वेब सर्वर तक जाने का इनडायरेक्ट तरीका है, जिससे मेरी आईपी क्या रहेगी? सीक्रेट रहेगी। टू कीप आईपी एड्रेस सीक्रेट। सीक्रेट को मैं एनोनिमस भी कह सकता हूँ, मतलब उसको पता नहीं रहेगी ना। और जो डेटा होगा वो क्या रहेगा बेटा? इनक्रिप्ट रहेगा, है ना? इनक्रिप्ट डेटा। चलो, तो प्रॉक्सी सर्वर के ये 3 फीचर, सॉरी फंक्शन हो गए। अब यहाँ पर आ जाओ, इनपुट आउटपुट डिवाइस का सवाल। वन यूज ऑफ 3D प्रिंटर। देखें, अगर पेपर पे प्रिंटिंग होगी तो 2D प्रिंटर। अगर कोई ऑब्जेक्ट प्रिंट हो रहा होगा, अगर कोई ऑब्जेक्ट प्रिंट हो रहा होगा, उस ऑब्जेक्ट को प्रिंट करने के लिए कौन सा प्रिंटर चाहिए? 3D प्रिंटर। सही। उस 3D प्रिंटर को आपको यूज बताना है। इतने सारे यूज हैं बेटा। आप कह सकते हो कि कोई भी 3D ऑब्जेक्ट प्रिंट होगा, और 3D ऑब्जेक्ट का यूज क्या है बेटा? फॉर एग्जाम्पल, आप कहते हो कि आप कहते हो कि भाई कोई भी लिम्ब है, हैंड है, कोई भी है, नकली टांग है, किसी भी पेशेंट की नकली हाथ, नकली हाथ या मसनूई हाथ, या उसकी नकली टांग, या कुछ भी ऐसा वैसे औजार या पार्ट, वो सब से प्रिंट होगा बेटा 3D प्रिंटर से। ठीक है, तो मैं यहाँ क्या लिखूँ? प्लेन का विंग्स भी हो सकता है। ठीक है, एनी 3D ऑब्जेक्ट, कुछ भी आ सकता है। डिस्क्राइब हाउ 3D प्रिंटर वर्क्स। 3D प्रिंटर कैसे काम करता है? अब याद रखना, 3D प्रिंटिंग पे प्रिंट करने से पहले जो ऑब्जेक्ट आप बनाते हो सॉफ्टवेयर पे, वो सॉफ्टवेयर का नाम होता है CAD, कंप्यूटर एडेड डिजाइन। ठीक है, जो बच्चे मुझसे पढ़ते हैं उनको ये बात पता होगी व्हाट इज CAD। तो रिसीव इंस्ट्रक्शन फ्रॉम CAD। डेटा जो रिसीव होगा, सबसे पहले रिसीव इंस्ट्रक्शन वो किससे होगी बेटा? CAD से। फ्रॉम CAD। CAD क्या है बेटा? सॉफ्टवेयर जो 3D मॉडलिंग को बनाता है। ठीक है, यहाँ पर हम लिखेंगे कोई भी 3D ऑब्जेक्ट, यानी कि अच्छा, उसके बाद दूसरा क्या? प्रिंटर जो करेगा, प्रिंटर 3D प्रिंटर से प्रिंट करेगा। प्रिंटर क्रिएट 3D ऑब्जेक्ट, प्रिंटर क्रिएट्स 3D ऑब्जेक्ट इन लेयर्स। लेयर बाय लेयर प्रिंटिंग होगी बेटा, और वो जो लेयर बाय लेयर प्रिंटिंग होती है वो
एडिटिव